हेलो फ्रेंड्स, ये है शेखर बंदोपाध्याय की बुक क्लासिक ऑफ पार्टीशन का 8th वीडियो। और ये बुक या फिर मेरी टीचिंग आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत जो होगी ना, एक रॉयल चार्टर से होगी, जो क्वीन एलिजाबेथ जो है ना, क्वीन एलिजाबेथ एक रॉयल चार्टर ग्रांट करेंगी ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 में। तो इसका बैकग्राउंड ये था कि 1494 में ना एक ट्रीटी साइन होती है यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो वो थी ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। ये ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास के बीच में अरेंजमेंट ये बनी थी कि एक इमेजिनरी लाइन थी बीच की, इस तरफ जितना भी कॉन्क्वेस्ट होगा वो स्पेन करेगा, इस तरफ जो भी कॉन्क्वेस्ट होगा वो पोर्तुगल करेगा। तो यहाँ पर आ गया पोर्तुगल, यहाँ पर आ गया स्पेन, ठीक है। तो ओशियानिक ट्रेड से काफ़ी सालों तक पोर्तुगीज़ और स्पेन अपना प्रॉफिट कमाते रहे। फिर 1577 का जब टाइम आएगा ना, तो ये ब्रिटेन है ना, ये स्पेनिश कॉलोनीज जो होगी ना उस पर वहाँ कर देगा अटैक। अब जब ये अटैक करेगा ना, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उठा के ले जाएगा। अब जब ये चीज़ें उठा के ले जाएगा और उसको बेचेगा मार्केट में, उसमें होंगे साल्ट पेट्रे होंगे, पेपर होंगे, तो ये सब चीज़ें बेचेगा ना मार्केट में। इसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, जिससे इसकी आंखें खुल जाएंगी। और वहाँ के जो मर्चेंट्स हैं ना, वो बार बार क्वीन एलिजाबेथ को पेटिशन लिखेंगे कि इन्हें भी एक रॉयल चार्टर दिया जाए कि ये ओशियनिक ट्रेड में पार्ट ले सकें। और उस वक्त जो डच था वो भी काफ़ी ग्रो कर रहा था ओशियनिक ट्रेड में, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको उस वक्त पेपर की बहुत ज़रूरत होती थी। पेपर उन्हें चाहिए होता था मीट प्रिजर्व वगैरह करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में उन्हें पेपर की ज़रूरत होती थी। वो जो था वो डच उनको प्रोवाइड कराते थे, और जो डच था वो उसको भी कॉन्बैट करना चाहते, जो ईस्टर्न ट्रेड में काफ़ी उस वक्त एक्टिव था। तो ये इसका बैकग्राउंड था। तो रॉयल चार्टर मिलेगा 31 दिसंबर 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो जाएगी और उसको साथ में एक मोनोपोली भी दी जाएगी कि और कोई इंग्लैंड का जो ट्रेड है वो इससे कम्पीट नहीं करेगा, इसको सारे राइट्स दिए जाएंगे। तब वो यूरोप जो इंग्लैंड है यहाँ से चलेगा इंडिया की तरफ। जब ये इंडिया की तरफ आएगा ना, इसको बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। एक तो पोर्तुगीज़ नहीं चाहते थे कि ये इंडिया की तरफ आए, तो बार बार इनको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, कभी मार देंगे, कभी झगड़ा करेंगे। तो फाइनली सर थॉमस रो अपने लिए एक जगह बना लेंगे, जो कहा जाता है शुरुआत हुई थी एक सर थॉमस रो 1613 में। एक अपनी जगह बना लेंगे जहांगीर के कोर्ट में, काफ़ी सारे गिफ्ट लाएंगे तो जहांगीर भी खुश हो जाएंगे, और इनको एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल जाएगी सूरत में। और 1617 में ये कोर्ट का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये यहाँ से इसकी कहानी शुरू हो जाएगी, ये पिक्चर में आ जाएगा। और जो पोर्तुगीज़ जो वहाँ पे पहले से सेटल थे ना, उनको किस तरह से ये भगाएगा। एक्चुअली पोर्तुगीज़ से यहाँ के भी रूलर्स ना काफ़ी परेशान हो चुके थे, उनकी रिलीजियस पॉलिसी किसी को पसंद नहीं आती थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल रूलर्स काफ़ी चिढ़े हुए थे। अब एक हिस्टोरियन है पीजे मार्शल, वो कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं करना चाहती, यहाँ पे कोई एम्पायर नहीं बनाना चाहती थी। और वो कहती 1784 तक भी उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था। और 1784 ऐसा टाइम था जब पीट इंडिया एक्ट आया था, 1773 वाला एक्ट आ चुका था, और 1784 तक उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारी एरियाज़ उनके कब्ज़े में थे। पर फिर भी वो कहते हैं कि इवन 1784 तक भी उनका ऐसा कुछ मोटिव था नहीं, और बल्कि इसको कहते हैं कि ना तो ये प्लान था, नो डायरेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन। ब्रिटेन की स्टेट भी ऐसा उनको कुछ नहीं कह रही थी। और यहाँ के जो ज़मीनों पे काम कर रहे थे ना, जो वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, वो
एक तरह से उन पे जो प्रेशर था कि इसको आगे बढ़ाना है, कैसे उनका ट्रेड फ्लोरिश करना है, तो इस वजह से पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट हुआ जा रहा था, ऐसे विदाउट किसी प्लानिंग के थ्रू हुआ जा रहा था। इसलिए वो कहते हैं कि कनेक्शन बिटवीन ट्रेड एंड एम्पायर वाज ऑल्सो हार्ड टू इग्नोर, कि ट्रेड भी एक अच्छा खासा मोटिव था, पर ऐसा कुछ एम्पायर बिल्डिंग का उनका कोई मोटिव था ही नहीं। तो उनके रास्ते में जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी ना, वो उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे। जैसे कि कोई वॉर होता था तो उनको इंटरफेरेंस का मौका मिल जाता था, फिर वो कहते तो थे कि एक की मदद करे दूसरे के खिलाफ, पर लास्ट में ये पिक्चर समझ में आती थी कि वही वन हो रहे थे। बाद में पहले वो एक इसकी मदद से इसको हराएंगे, फिर बाद में इसको भी हरा देंगे, तो बीच में ये निकल के आ जाएंगे। तो रिस्पॉन्डिंग टू दीज डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोइटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ दैट कम देयर वे, तो बस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे वो। और एक और हिस्टोरियन है C.A. बेली। ये कहते हैं कि जो मिलिट्री की नीड्स थी ना, उनकी फिजिकल नीड्स थी कंपनी की, उसकी वजह से ये एम्पायर बिल्डअप हो रहा था, एक्सपेंशन इसलिए जा रहा था, ना कि कोई ट्रेड इंटरेस्ट था। ट्रेड इंटरेस्ट को वो कहते हैं कि एक ओवर एस्टिमेट होगा करना। वो सीधा कहते हैं द इम्पीरियल एक्सपेंशन वाज प्राइमरली मोटिवेटेड बाय फिजिकल एंड मिलिट्री नीड्स ऑफ द कंपनी rather than interest of trade, the free traders being nothing more than the fly on the wheel। तो बस ट्रेड के इंटरेस्ट से करना, तो ये कहते हैं ओवर एस्टिमेशन होगी कहीं ना कहीं। फिर एक सब इम्पीरियलिज्म की बात की जाती है। इसमें कहा जाता है कि जो उस वक्त जो लोग ग्राउंड पे जो काम कर रहे थे ना, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे, उन पर एक प्रेशर था कि वो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करें और ट्रेड को बढ़ाए, कंपनी को बढ़ाए। तो जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा था, और उसमें कहीं ना कहीं स्टेट भी इन्वॉल्व था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस है कि स्टेट की इन्वॉल्वमेंट को हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कि स्टेट है, उस वक्त स्टेट हो गया, ये कंपनी हो गई। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आई थी, तो ये आर्मी के साथ आई थी, मतलब सीधा सीधा ट्रेड करने को ही नहीं पहुँच गया, आर्म ट्रेड था। अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ये आर्मी की टुकड़ी के साथ आती थी। यहाँ पे मारो काटो कोई मतलब नहीं है, स्टेट सीधा स्पॉन्सर करता था कि जैसे जैसे वो बस पैसा भेज मिलता रहे। खैर, चीज़ें हमेशा एक जैसी तो नहीं रहेंगी। इसे कई सारे, जैसे पैसा कमा रही थी तो बहुत सारे मोनार्क्स आएंगे वहाँ पे जिनको पसंद नहीं करेंगे, तो वहाँ पे भी आवाज़ें उठती रहेंगी कि इनके मोनोपोली को हटाया जाए और औरों को भी ट्रेड करने दिया जाए। जैसे कि जेम्स वन आएंगे, चार्ल्स वन आएंगे, और वहाँ पे सिविल वॉर्स होंगे, तब भी इन पर काफ़ी सवाल उठेंगे, पर फिर भी ये ग्रो करती रहेगी। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी ना, जो जिसके डायरेक्टर्स थे, जो शेयर होल्डर्स थे, वो भी काफ़ी बहुत पावरफुल थे। वो ज़्यादातर जो किंग था उससे जुड़े रहते थे, वहाँ की डिप्लोमेसी में काफ़ी इंटरफेयर करते थे, वहाँ पे अच्छा खासा तबका था, अच्छी खासी पहुँच थी इनकी, तो इसलिए भी इनकी पकड़ अच्छी थी, जिसकी वजह से कोई कुछ हो नहीं पाता था। तो एक और हिस्टोरियन है फिलिप लोसन। फिलिप लोशन ये कहेंगे द मोरल इकोनॉमी ऑफ इंग्लिश गनरी इन दीज लोकल मार्केट्स। ओके, द मोरल इकोनॉमी ऑफ इंग्लिश गनरी इन दीज लोकल मार्केट्स, तो कहते हैं कि ये ओशन में काफ़ी मजबूत हुआ करते थे, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो ये गए, जैसे यहाँ पे पोर्ट्स पे आए, यहाँ से हमला किया, वापस शिप्स में छुप गए। तो लोकल ट्रेडर्स जो थे ना, लोकल रूलर्स इनको सबड्यू भी नहीं कर पाते, तो जिससे वजह से इनको इग्नोर करना भी बहुत मुश्किल था कि इनसे ये नेवी में तो नहीं लड़ सकते थे। इनकी नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसका इन्हें बहुत फ़ायदा मिलता था। ओके, और अगर इनके बीच के रिलेशनशिप की बात करें, स्टेट और ये ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो इनके बीच में अच्छी खासी साठ काट तो रही थी। जैसे कि हम देखेंगे जब स्टुअर्ट मोनार्क बनेंगे, ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसको 3,000 यूरोज़ की सिल्वर प्लेट्स गिफ्ट करेंगी। और जब 1661 का टाइम आएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनको 10,000 तक का लोन प्रोवाइड करेगी। तो एक हिस्टोरियन है जॉन की,
तो ये जॉन की कहते हैं कि दे अंडरस्टूड वन अनदर वेल। तो स्टेट जो था इनकी ज़रूरतों को समझ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी ज़रूरतों को समझ रही थी। ठीक है, तो ये हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहेगी यहाँ पे। जब पावर एम्पावर टेरिटोरियल एक्सपेंशन वगैरह होगा, यहाँ पे इनकी पावर बढ़ेगी, तो उसमें स्टेट का भी अच्छा खासा पहुँच होगा। तो एक और जगह हम देखते हैं कि जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स टू की शादी होगी, चार्ल्स टू की शादी हुई, पोर्तुगीज़ की प्रिंसेस थे, तो इनको मिल जाएगा इंडिया का बॉम्बे इनको मिल जाएगा 1661 में। तो जब ये 1661 में इसका पोर्ट इनको मिल जाएगा, बॉम्बे का पोर्ट इनको मिल गया, तो इसके पीछे भी एक रीज़न होगा। एक जब इनको बॉम्बे की सेटलमेंट मिल जाएगी, तो जो सूरत से ये हेड क्वार्टर है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगी। वैसे तो ये चीज़ अचानक से नहीं हो रही थी, ये 1661 में दिया गया था पोर्तुगीज़ प्रिंसेस ने चार्ल्स टू को एज ए डोरी। तो जब डोरी में ये बॉम्बे इनको मिला, तो 1668 में ये जो है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में बॉम्बे गिफ्ट कर देंगी। गिफ्ट नहीं करेंगी, मतलब पैसे लिए जाएंगे, रेंट लिया जाएगा 10 यूरोज़ का एनुअल रेंट। ठीक है, तो जो ये बॉम्बे दिया गया था ना, एक सीक्रेट ट्रीटी के साथ दिया गया था, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ टाउन हॉल। अब ये ट्रीटी ऑफ टाउन हॉल के साथ दिया गया था। ट्रीटी ऑफ टाउन हॉल में ये था, सॉरी, ट्रीटी ऑफ वाइट हॉल, ट्रीटी ऑफ इसे कहते थे ट्रीटी ऑफ वाइट हॉल। ट्रीटी ऑफ वाइट हॉल के तहत इसको दिया गया था, जब बॉम्बे को पोर्तुगीज़ प्रिंसेस ने शादी के टाइम पे एज अ डोरी चार्ल्स टू को दिया। तो ट्रीटी ऑफ वाइट हॉल में ये कहा गया कि जो वहाँ पे पोर्तुगीज़ सेटलमेंट्स हैं, उसको जो है ना ब्रिटिश इंग्लैंड सेव रखेगी। मतलब एक तरह से इनके बीच में एक वो बन गया, इन्वॉल्वमेंट बन गई कि डच को कैसे टैकल कर सकते। पोर्तुगीज़ और इंग्लैंड में वहाँ पे साठगांठ बन गई कि अब ये दोनों मिलके वहाँ से डच को साइड कर देंगे और खुद सारे पैसे खुद कमाएंगे। तो बहुत खुशी खुशी स्टेट ने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी में अगले बदले में रेंट भी दिया और साथ में इसको फर्दर लोन प्रोवाइड करवाए। ठीक है, और ऐसी एक और देखने को मिलेगा, जैसे हमने बात की स्टेट की इन्वॉल्वमेंट इंडिया में, तो ऐसी होगा मद्रास प्रेसिडेंसी में। एक चार्टर आएगा, क्रोमवेल चार्टर। क्रोमवेल चार्टर में मद्रास प्रेसिडेंसी को डेवलप करने की बात कही जाएगी। और उसके बाद एक और आएगा कलकत्ता प्रेसिडेंसी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी को भी जब डेवलप करने की बात की जाएगी, तो उसमें लंदन काफ़ी इन्वॉल्व होगा। वो काफ़ी एक्साइटेड होंगे इसको डेवलप करना है। तो इसी में एक आगे आएंगे सर जोसिया चाइल्ड, और उनको लगेगा कि इनकी जो सेटलमेंट है ना इतनी पावरफुल हो गई है, तो ये सीधा सीधा औरंगज़ेब से टक्कर लेंगे। पर उस टाइम जैसे कि मुग़ल एम्पायर जो था ना काफ़ी पावरफुल था, और ये जो इम्पीरियल है ना, इम्पीरियल पावर लैंड पे काफ़ी कमज़ोर थी उस वक्त। तो ये सर जोसिया चिल्ड जो है ना, ये क्या करेंगे, सर जोसिया चिल्ड ये मुग़ल से पंगा लेंगे, इनकी जो शिप है उसको कैप्चर कर देंगे। बदले में औरंगज़ेब इनको सबक भी सिखा देगा। तो लास्ट में खैर इनको माफ़ कर देगा और उनको ट्रेड आगे करने देगा। तो इससे बाद में खैर इनको फ़ायदा होगा कि ये और अपनी पावर को बढ़ाने लगेंगे। तो जब जेम्स टू मरेगा, तो उसके बाद जो पावर आएगी, तो फिर से डिमांड उठने लगी। लोग तो चिढ़ते ही थे इनसे, ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी लोग चिढ़ते थे।
तो सबको चाहिए पैसा, तो एक और चार्टर लेके आएगी, तो एक और ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की बात कही जाएगी जो ओशियनिक ट्रेड करेगी। तब ओशियनिक ट्रेड की के लिए एक और कंपनी बना जाएगी, पर वो कुछ फ़ायदा वायदा रहेगा नहीं, लास्ट में वापस इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। पर कहा जाता है 18th सेंचुरी जब आएगा ना, तब अच्छी खासी टेरिटोरियल एक्सपेंशन इंडिया में शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छी खासी तरह से वो ग्रो भी कर रहा होगा। और ये सारी जो चीज़ें हो रही थी ना, ये हो ही नहीं सकता था कि अगर वहाँ लंदन उनको सपोर्ट नहीं करता। ये सीधा सीधा यहाँ पे कहा जा रहा है। और 1770s का जब तक टाइम आएगा, 1770s में एक अरेंजमेंट निकल के सामने आएगी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो स्टेट को बोलेगी 4 लाख यूरोज देंगे तुमको, हमें यहाँ पे पोजीशन दे दो। ठीक है, और जो 1765 का टाइम आएगा, तो 1765 में है, 1765 में ये चीज़ें और इसको एंडोर्स करेंगे, मतलब इसको पूरी तरह से और दे देंगी कि हाँ यहाँ से अरेंजमेंट बना लो कि सीधा सीधा स्टेट को पैसा जाए और ये बदले में यहाँ की पोजेशन की राइट्स देते हैं इसको। ठीक है, तो स्टेट को भी समझ में आने लगा कि इसके हाथ में एक ऐसा पावरफुल इंजन आ गया, ऐसी पावरफुल चीज़ आ गई जिसे जब चाहो जितना चाहो पैसा निकल के आ जाएगा। मतलब इंडिया से वो कंपनी को बोलेगा इतना पैसा चाहिए और ये पैसा उतना सारा ला के तुमको देती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पे अरेंजमेंट दिखने लगी। और जब सोवरेनिटी का एक इशू निकल के आएगा कि क्या सोवरेन राइट्स दे रहा है, तो एक 1773 का एक्ट आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 का, चार्टर एक्ट ऑफ, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 निकल के आएगा, जिसमें कहा जाएगा कि सोवरेनिटी इशू है जिसमें, तो टेरिटोरियल जो पावर्स हैं ना, ओवरसीज एक्विजिशन हुए हैं, उन सब पे सीधा स्टेट का रूल होगा। मतलब सीधा ब्रिटिश पोजीशन के हिसाब से, मतलब वो ब्रिटिश पोजीशन है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ से सोवरेनिटी इशू में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि सोवरेनिटी नहीं दी गई है वहाँ की। तो और एक और हिस्ट्री निकल के आएंगे, पीजे केन एंड एजी होप्सन। पीजे केन एंड एजी होपकिंस, ये हिस्टोरियन कहेंगे, इसको जेंटलमैनली कैपिटलिज्म बोलेंगे, जेंटलमैनली कैपिटलिज्म। अब इसमें ये बोलेंगे कि जो वहाँ के एलाइड ग्रुप है ना, लैंडेड इंटरेस्ट है जिनकी या फाइनेंशियल पावर्स है, उनके बीच में एक तरह से सांठ गांठ हो गई, और किस तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि बस किसी तरह से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। तो कोई मतलब नहीं था यहाँ पे ईसीआर कभी किसी को मार रही थी, काट रही थी, कोई मतलब नहीं। और ये जो मेट्रोपोल है, मेट्रोपोल का मतलब है पेरेंट कॉलोनी। ठीक है, पेरेंट स्टेट। ठीक है, जहाँ पे इसकी इंडिया है, ये इंडिया है, ये कॉलोनी थी इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड इसका पेरेंट स्टेट हो गया। तो यहाँ पे मेट्रोपोल का मतलब हो गया इंग्लैंड, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये बैक वापस ले जाती है हमें उसी पे जो हमने अभी डिस्कस किया था कि किस तरह से इसकी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, जब इंडिया में एम्पायर बिल्डअप हो रहा था तो ये पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, और एक तरह से उन कहें तो बहुत एक्टिव थी, किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाया जाए और उसके लिए यहाँ पे पॉलिटिकल एक्विजिशन की जाए, तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो इसके अलावा देखें तो और भी चैलेंजेस दिख रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को और स्टेट को। वैसे इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे और भी बहुत सारे तबके थे जो चिढ़ने लगे थे, उनको दिखने लग गया था कि इंडिया में इतना सारा पैसा है, तो वो डिमांड करने लग गए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फेवर ना करे और उनको औरों को भी मौका दे कि वो इंडिया में जाए और बहुत कम वक्त में बहुत सारा पैसा कमा के आ जाए। ठीक है, तो ऐसे लोग इंटरलोपर्स
देखने को मिलेंगे। जैसे इलीगल ट्रेड आम बात है, हमेशा होते रहे, उस वक्त भी होते थे, मोनोपोली दी गई थी, लेकिन तब भी कई कई लोग ऐसे थे जो इलीगली ट्रेड करते थे, सीधा इंडिया से सामान लाए और वहाँ जाके बेच दिया। ठीक है, तो एक केस होगा स्किनर वर्सेस द ईस्ट इंडियन कंपनी में। तो इसमें ये होगा कि जो इंटरलोपर्स हैं ना, इनको भी कुछ राइट्स दे दिए जाएंगे। और ऐसे ही इसके अलावा होते थे फ्री मर्चेंट्स होते थे, ये भी ये आके इंडिया में आके सेटल हो जाते थे और यहाँ पे आके ट्रेड करते थे। शुरुआत में जो कंपनी है ना, इनको इग्नोर करेगी, पर बाद में ना ये एक तरह से पैरेलल एक्टिविटीज़ थी, पैरेलल ट्रेड एक्टिविटीज़ जो हो रही थी, ये कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट्स को ना ख़राब करने लगी। उसके अलावा भी ये था कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे ना, वो काफ़ी करप्ट थे। जैसे कि हमने प्राइवेट ट्रेड की बात की थी कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे ना, उनके पास दस्तक हुआ करते थे। दस्तक जो थे उसका मतलब था कि परमिट दे दिया गया था कि यहाँ पे फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो वो दस्तक का ना ये ऑफिशियल ना मिसयूज़ करने लगेंगे, ये बस बेचना शुरू कर देंगे कि हम तुम्हें दे रहे, तुम इसे फ्री ट्रेड कर सकते हो, तो ये बेचना शुरू कर देंगे। तो जिससे कंपनी का ना प्रॉफिट को काफ़ी कम होने लगेगा। तो इसके बाद में देखेंगे हम कि किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट्स आएंगे, इनको हटाना शुरू करेगी वहाँ की गवर्नमेंट। और वो इससे भी परेशान थी कि जहाँ पे लोकल रूलर्स थे ना, वो भी इन सब चीज़ों से बड़ा परेशान हो रहे थे, क्योंकि दस्तक ऐसे ही वो बांटे जा रहे थे। और जो इंटरलोपर्स थे और जो हम मर्चेंट्स थे, और जब इनमें कुछ भी दिक्कत होती थी तो ये जो ऑफिशियल्स थे और ये मर्चेंट्स वगैरह थे ना, सांठ काट कर लेते थे और कंपनी को बताते नहीं थे, करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू कर देते थे। ओके, तो जो बाद में ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें बाद में इसको ठीक करने के लिए जो एम्पायर बिल्डिंग की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब वो चाहेंगे, जैसे कि कई सारे लोकल रूलर्स थे, बंगाल बड़ा गुस्सा होने लगा क्योंकि नवाब को पता चलेगा कि उसकी ट्रेजरी खाली होती जा रही है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, जिससे वो कन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये इसको जब हराएगा तो एक तरह से उसको उससे प्रेशर भी आ जाएगा कि उसको अब टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है। तो अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने लगेगा, अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने लगेगा। तो चीज़ें इस तरह से चलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।